So hello friends, today we'll be starting with our unit number 3, that is equilibrium. So equilibrium में basically क्या होता है, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनको कौन कैसा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, फ्री बॉडी किसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हैं, हिंज सपोर्ट किसको बोलते हैं, रोलर सपोर्ट किसको बोलते हैं, और कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को देखना है। उसके बाद बार के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद आपको एक सर्कुलर बॉडीज के प्रॉब्लम आएंगे। ये सब प्रॉब्लम अभी हम लोग को इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर अपने को देखना है, जो आपका यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर यूनिट नंबर 3। सो गिव द टाइटल इक्विलिब्रियम, गिव द टाइटल इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बॉडी इन द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं फिर भी बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो हम लोग बोल सकते हो बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। जैसे कि आप लोग किसी हॉल में बैठे हो, किसी क्लासरूम में बैठे हो, उसके ऊपर का कोई बीम हो गया, तो बीम कैसा है? इक्विलिब्रियम में। हिल रहा है क्या वो बीम? अगर वो हिलता होता तो आप बैठते थे क्या उस पर्टिकुलर क्लासरूम में? नहीं बैठते थे। ठीक है, सो दैट बीम इज इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन आल्सो इट इज इन द इक्विलिब्रियम। उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम ही बोल सकते हैं। लेकिन जो भी हम जहाँ पे रहते हैं, वो घर हो गया, क्लासरूम हो गए, शॉप्स हो गए, उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि वॉल हो गई, बीम्स हो गए, कॉलम हो गए, वो किस प्रकार के इक्विलिब्रियम में रहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट वाले इक्विलिब्रियम में। सो राइट डाउन, इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, it is the state of rest of a body, it is the state of rest of a body, it is the state of rest of a body under the action of forces, under the action of forces. When the body is subjected to different forces, when the body is subjected to different forces, but still it remains in the state of rest, but still it remains in the state of rest, then the body is said to be in equilibrium, then the body is said to be in equilibrium. On next line, if a particle or a body is moving with uniform speed, if a particle or a body is moving with uniform speed, then also it is said to be in equilibrium, then also it is said to be in equilibrium. we नीचे लिख लो conditions of equilibrium. अभी अगर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दिया है या कोई बॉडी आपको दी है जिसमें जो भी फोर्सेस है वो कोप्लानर भी है और कॉन्करेंट भी है, आप समझ रहे हो? एक ही प्लेन के अंदर है वो फोर्सेस और एक ही पॉइंट से भी पास हो रहे हैं, कोप्लानर भी है और कॉन्करेंट भी है, तो उस केस में आप लोग क्या यूज करोगे? समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy is equal to 0 मीन्स आप R क्या कंसिडर करने वाले हो? 0 रिजल्टेंट। Are you getting? So summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0. इसमें हम लोग summation of moment equal to 0 नहीं लेंगे। आप समझ में आ रहा है आपका? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर से ही सारे फोर्सेस जा रहे हैं, एक ही बॉडी के अंदर से सारे फोर्सेस जा रहे हैं, तो मूवमेंट लोगेगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर ही मोमेंट लेना है तो सबके सब मैंने आपको बोला था कि अगर फोर्स उसी पॉइंट में से जा रहा है जहाँ पे आप लोग मोमेंट ले रहे हो, तो क्या करना है? आपको निगलेक्ट करना है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे मोमेंट लेके कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हमको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर कोप्लानर एंड कॉन्करेंट ऐसा अगर कुछ सिस्टम बन रहा है
तो हम लोग को ये दो ही इक्वेशन लेना है, ठीक है। और अगर कोई बॉडी ऐसा है कि जो नॉन कोप्लानर है एंड कॉनकरेंट है या फिर नॉन कॉनकरेंट है, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, समेशन fx इक्वल टू 0 कॉमा समेशन fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इज आल्सो विल बी 0। आर यू गेटिंग? सो गिव द टाइटल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला इक्वेशन लिख लो, ये फिगर बना लो। और इसके आगे लिख लो फॉर कोप्लानर बट नॉन कॉनकरेंट। कोप्लानर बट नॉन कॉनकरेंट, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये वाले, एक फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो ये क्या हो गए, कोप्लानर हो गए, लेकिन एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं कि ये लोग नहीं जा रहे, इसलिए नॉन कॉनकरेंट। आप बोलोगे सर कोप्लानर कैसे है, सारे के सारे इसी बोर्ड पे है ना, कोई ऐसा है क्या इधर बाहर? नहीं, समझ में आ रहा है? हो गया? नेक्स्ट टाइटल ले लो, फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, एफबीडी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। एफबीडी बहुत सी बार जब थियोरेटिकल पेपर होता था, 100 मार्क्स का बोलो या 50 मार्क्स का बोलो या 70 मार्क्स का बोलो, तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है, अगर आपको वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आए या कुछ डिफिकल्टी आ गई या गलत हो गया, तो जो एफबीडी ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स, अगर एफबीडी भी करेक्ट हो गया तो भी उसको 1 या 2 मार्क्स मिलते थे एज पर द स्कीम ऑफ मार्क्स, उसको मार्क्स कंसिडर होते थे। तो एफबीडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफबीडी गलत हो गया तो आगे का पूरा प्रॉब्लम होने वाला है गलत। आर यू गेटिंग? तो एफबीडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें लिख लो फ्री बॉडी करके टाइटल डालो पहले, फ्री बॉडी। एन आइसोलेटेड बॉडी separated from all the other connected bodies or the surfaces each called free body, ठीक है। दो बॉडीज है, एक दूसरे को कनेक्टेड है। शायद आपको याद होगा हमने कुछ तो ऐसा लिया भी था, ब्लॉक्स का प्रॉब्लम याद है? ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स को हमने सेपरेट किया था, एक का रिएक्शन इधर, एक का रिएक्शन इधर दिखाया था, याद है आपको? तो वो क्या किया था हमने, वो दोनों बॉडीज को एक दूसरे से क्या किया था, सेपरेट कर दिया था। उसके बाद हमने हर एक सरफेस भी वहां से निकाल दिया था, ये वाला सरफेस था, एक ये वाला था और एक ऐसा वाला था सरफेस, याद है आपको? वो भी हमने एक दूसरे से क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। तो वो क्या हो गया, फ्री बॉडी, वो क्या हो गया, फ्री बॉडी। और उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे थे वो भी हमने लिए थे, याद आ रहा है आपको? वो जो सरफेस था वो हटा दिया, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। उसके बाद वो बॉडी नीचे आने वाला है इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की ओर दिखा दिया, याद है आपको? उसके बाद उसका वेट ले लिया हमने। तो अगर किसी बॉडी जो आपने सेपरेट किया हुआ है, उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस अगर आपने उस बॉडी के ऊपर डिनोट कर दिए, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्री बॉडी डायग्राम। सो राइट डाउन फ्री बॉडी डायग्राम, उसके अंदर लिखो इट इज एन आइसोलेटेड व्यू ऑफ द बॉडी, it is an isolated view of the body, it is an isolated view of the body representing
all the forces acting with their magnitude and direction, ब्रैकेट में लिख लो, whether the forces are known or unknown, शायद आपको याद होगा वो रिएक्शन एट ए हम जो लेते थे Na Nb, हमने एन नाम दिया था ना उसको ब्लॉक्स में, एन याद है, एन या आर, हम लोग को पता थी कि उसकी वैल्यू नहीं, हमने बाद में कैलकुलेट की थी, लेकिन हमने जब डायग्राम बनाया था तो वो कंसीडर तो किया था ना हमने। तो इसका मतलब यही है कि वेदर यू नो द फोर्सेस और यू डोंट नो द फोर्सेस, आपको वो कंसीडर करके ही चलना है, ठीक है, वेदर द नोन फोर्सेस और अननोन फोर्सेस। इसके नीचे लिख लो स्टेप्स या फिर प्रोसीजर फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, प्रोसीजर फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, प्रोसीजर फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट, डिसाइड the particle or the body which is to be isolated, decide the particle or the body which is to be isolated. Second, detach the body from surrounding, detach the body from the surrounding and sketch the boundary of this body separately, and sketch the boundary of this body separately. Sketch the boundaries of the body separately, full stop. Next, indicate all the forces which act on that isolated body. On next line, these forces includes weight acting from CG, reactive forces which may be caused by supports, कॉमा फोर्सेस इन द केबल, जैसे कि टेंशन होता है, याद है आपको, टेंशन हमने लिया था बेल्ट फ्रिक्शन के अंडर, याद है क्या, जब दो शाफ्ट के ऊपर वो ऐसा लटका हुआ था केबल, तो हमने सेपरेट दोनों बॉडीज को सॉल्व किया था, उसमें हमने टेंशन कंसीडर किया था। तो टेंशन लिंक ये होता है वो केबल और लिंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप, द फोर्सेस विच आर नोन should be marked with their proper magnitude and direction। मतलब अगर कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं तो उसका डायरेक्शन क्या करो, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज पर एज पॉसिबल चेंज मत करो। जैसे आपको याद होगा वो ब्लॉक्स में एक पी फोर्स था जो उन्होंने दिया था, तो वो पी को मैंने उसी डायरेक्शन में रहने दिया था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, और ब्रैकेट में लास्ट स्टेप लिख लो, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन एंड अप्लाई द रिएक्शन। ये इसमें दिया नहीं है लेकिन ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन एंड अप्लाई द रिएक्शन, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन एंड अप्लाई द रिएक्शन। उसके बाद नीचे टाइटल लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। फर्स्ट वन, हिंज सपोर्ट। अभी हिंज सपोर्ट मतलब क्या, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है कि हिंज सपोर्ट का, डोर, करेक्ट है। अभी एक चीज मुझे बताओ आप लोग,
Yes, we are having the door over here. So इधर से है ना, ये हिंज है, करेक्ट? इज इट विजिबल? नहीं. Can you rotate it? So it is the hinge support, correct? डोर को क्या है अंदर से? हिंज सपोर्ट है. Am I able to rotate this door in this direction? हो रहा है रोटेट? ऐसा उठा सकता हूँ क्या ऊपर? ऐसा मोशन कर सकता हूँ, वर्टिकल मोशन नहीं. अच्छा, ऐसा हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको कितने जगह पे रिस्ट्रिक्शन आ गए? 2 मोशन. इसका मोशन क्या हो रहा है? सिर्फ मूवमेंट हो रहा है. आर यू गेटिंग? इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकता हूँ ना तो वर्टिकल मोशन. अभी ठीक है, आपको लगेगा कि सर कोई बॉडी बिल्डर आ जाए तो कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता है, वो तोड़ना पड़ेगा फिर उसको. समझ में आ रहा है आपको? तो इट इज हैविंग 2 restrictions, so that's why here we will apply 2 reactions. So here the hinge support can be denoted like this. ऐसे भी डिनोट करते हैं. इंटरनल हिंज हो तो सिर्फ ऐसे डॉट से भी डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे भी डिनोट होगा कभी कभी शायद इन दिस फैशन, हिंज सपोर्ट. तो इसको कितने जगह पे प्रॉब्लम था? 2 जगह पे. हॉरिजॉन्टल मोशन भी नहीं हो रहा था, वर्टिकल मोशन भी नहीं हो रहा था. मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर करके चलता हूं, तो मुझे ये हिंज सपोर्ट हटा देना पड़ेगा, और हिंज सपोर्ट हटा करके मुझे यहाँ पे ऐसा एक नॉर्मली ए पॉइंट लेना पड़ेगा. वहां पे मैं एक वर्टिकल रिएक्शन दूंगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दूंगा. इसका नाम होगा AX. पॉइंट का नाम था A, 4 से हॉरिजॉन्टल तो AX, और वर्टिकल को मैं नाम दे सकता हूं A1. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? अभी दूसरा सपोर्ट है रोलर सपोर्ट. सेकेंड वन इज रोलर. अभी हिंज का जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, वैसे रोलर का ज्यादातर प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे सकते, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि एक बॉडी है और इसको नीचे से इस तरीके से एक प्लेट लगा दिया और इसके नीचे ऐसे पहिए लगा दिए, रोलर्स, तो अभी आपको ही समझ में आ जाएगा तुरंत. मैंने यहाँ पे पकड़ा है बॉडी को, तो ऐसे मोशन हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता है. ऐसे होगा, ये रोटेट हो रहे हैं ना, देखो. उसके बाद मूवमेंट हो सकता है, इट कैन बी, क्योंकि देखो ना, आपको हाथ में ही समझ में आ रहा है. ऐसे होगा ही नहीं क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है मेरा. समझ में आ रहा है? ऐसे हो रहा है, इट इज पॉसिबल टू मूव इट लाइक दिस, पहियों के ऊपर. उसके बाद इस पर्टिकुलर पूरे बॉडी को इस पॉइंट के अलॉन्ग में रोटेट भी कर सकता हूँ ऐसे. तो देयर आर चांसेस ऑफ मूवमेंट ऑल्सो, देयर आर चांसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन ऑल्सो, बट देयर आर नो चांसेस ऑफ वर्टिकल मोशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन करने जाऊंगा तो ये पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ओनली वन प्रॉब्लम which is in the upward direction. So that's why roller support can be denoted like this. रोलर को ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो अगर मान लीजिए पॉइंट बी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा नॉर्मली बी पॉइंट बनाओ और वहां पे कितने? सिर्फ एक, तो उसका नाम दे दो BY. एक ही प्रॉब्लम था ना उसको वर्टिकल में, तो एक ही रिएक्शन. ठीक है. उसके बाद मैं मान लेता हूं फिक्स सपोर्ट. एक तीसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट. दिख रहा है ना यहां से? फिक्स सपोर्ट. ज्यादातर इसका आपको यूज नहीं आता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये कोई बीम है, ये पूरे तरीके से इस वॉल के अंदर चला गया था, इस तरीके से पैक फिक्स. समझ में आ रहा? ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा नहीं. मोशन मूवमेंट कर सकता हूँ? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा? तीनों जगह पे प्रॉब्लम है. उसको फिक्स कर दिया, उसको पूरा अंदर से पैक कर दिया, तो हिलेगा ही नहीं, और अगर हिलेगा ही नहीं तो कोई भी मोशन नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई फिक्स सपोर्ट कैन बी डिनोटेड लाइक दिस. मान लीजिए पॉइंट सी होगा, तो सी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल भी आएगा, हॉरिजॉन्टल भी आएगा और मूवमेंट भी आएगा. सी पॉइंट अगर उसका नाम है तो मैं इसको नाम देता हूं CY, CX, और मूवमेंट अबाउट C, M सफिक्स C. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग?
ड्रॉ दिस 3, 1 2 3। अगर बुक देखोगे तो बुक में और भी बहुत सारे हैं, उसमें से अभी और कुछ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब कुछ सरफेसेस भी देख लेंगे हम लोग। सरफेसेस का अगर रिएक्शन हो तो किस तरीके से होता है। मान लीजिए कोई बॉडी या कोई बार मतलब रॉड, वो अगर किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, कौन से स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस मतलब कौन सा, जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता। अगर कोई रॉड, कोई बार किसी बॉडी जो किसी सरफेस के ऊपर जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर अगर लाई करता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। वो बार जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लोग सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, पर ये होगा उस सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर वो वेट देते हैं बार का तो फिर आपको वेट भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ रॉड और बार विच इज ऑन द स्मूथ सरफेस। ड्रॉ दिस, लिख चाहिए तो सरफेस। अभी ये जो बुक के अंदर और नियर अबाउट 10-12 चीजें और देख के रखी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह वगैरह। तो वो इतना तो आपको पूछते नहीं है एग्जाम में, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में शायद वो पूछ भी ले, तो वो भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन विल बी, अभी ये स्मूथ सरफेस हो गया, अभी कौन सा, रफ सरफेस, करेक्ट। तो रफ सरफेस पे क्या करोगे, ये मान लीजिए रफ सरफेस है, तो इस तरीके से वो बार रहेगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। अभी बॉडी अगर ऐसा गिरने वाला है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा, क्योंकि बॉडी अगर ऐसा है तो बट ऑब्वियस ऐसा ही गिरेगा। तो ये जो सरफेस है, ये जो पॉइंट है वो राइट में जाने वाला है, तो लेफ्ट की ओर फ्रिक्शन आएगा। सो हियर इट इज द फ्रिक्शन एंड दैट विल बी म्यू इनटू, आर यू गेटिंग। दिस इज द नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो रफ सरफेस। या तो फिर आप लोग उसको एफ भी बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि म्यू इनटू आर ही बोलो। यू कैन राइट इट हियर एफ ऑल्सो। एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, सेम ही है वो, वन एंड द सेम थिंग आर देयर। अच्छा, जो हिंज सपोर्ट था अपना, जो हिंज था उसको हम लोग पिन्ड भी बोल सकते हैं, पिन सपोर्ट, पिन किया हुआ है। जो हिंज था उसके आगे पिन भी लिख लो। नीचे टाइटल लो, सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया ना सबका। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए एक रोलर दिया हुआ है आपको इस तरीके से, और आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो क्या करोगे, वो रोलर को एज इट इज बना लो।
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके अंदर कुछ तो वेट होगा, खुद का वेट होगा, बराबर। तो वेट को सेंट्रली डाउनवर्ड बना लो इस तरीके से, mg जो भी उन्होंने दिया होगा वो। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड दिस सरफेस एंड हियर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। उसको हम लोग जी भी बोल सकते हो, सेंटर का पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। जी पॉइंट हो गया, जी विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट विल बी mg। Next one, most important, अगर कोई बॉडी इस तरीके से एक्ट हो रहा है, दो प्लेन के बीच में वो बॉडी है, एंड दैट प्लेन, इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, तो इसमें वो जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा, बॉडी एज इट इज, ये इधर की रिएक्शन आर ए, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है तो एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो प्लेन है ये इंक्लाइंड है, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो शायद आपको याद होगा कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। आपको शायद याद होगा, अगर ये 30 था तो हमने ये 60 लिया था, ये 60 था तो हमने 30 लिया था, 30 के लिए 60, 60 के लिए 30, मतलब हमने इनडायरेक्टली 90 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। सो हियर इट विल बी इन दिस फैशन। अभी हमने थीटा कंसीडर किया है, तो ये क्या रहेगा 90 माइनस थीटा एंड 1 विल बी mg वेट, ठीक है। बहुत बार इस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या तो ऐसी बॉडी होती है या तो दो बॉडी कनेक्टेड होती है, दो बॉडी कनेक्टेड वाला भी आगे देखेंगे हम लोग, या दो बॉडी वाला डायरेक्टली एग्जांपल भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी देखेंगे प्रॉब्लम। तो बहुत सी बार इनमें क्या करना होता है आपको, ये जो रोलर वाले प्रॉब्लम्स है इनमें आपको क्या करना होता है कि वो जो 3 फोर्सेस आते हैं वो तीनों चारों फोर्सेस को एक ही पॉइंट में से पास करना होता है। जैसे कि देखो, ये भी यहां से चला जाएगा और ये भी यहां से चला जाएगा, तो ये एक ही पॉइंट में से तीनों फोर्सेस जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये वेट 3, बराबर है। और जब ये आता है तब हम लोग यूज करते हैं लेमिन्स थ्योरम। क्या यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? लेमिन्स थ्योरम। बहुत सिंपल है लेमिन्स थ्योरम। अगर लेमिन्स थ्योरम का कंसेप्ट हा क्लियर झाला तुमचा, अगर आपको ये आता है कि एक पॉइंट में से फोर्स कैसे पास ऑन करना है और उनके एंगल कैसे बनते हैं, अगर वो आ गया तो लेमिन्स थ्योरम से प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे कि लेमिन्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर किसी पॉइंट में से 3 फोर्सेस पास हो रहे हो, कितने? 3, 2 भी नहीं चलेगा और 4 भी नहीं चलेगा, 3 ही चाहिए। मान लीजिए उनका एंगल है अल्फा, बीटा, थीटा, और ये फोर्स का नाम है मान लीजिए ए, बी, सी। सो ए अपॉन साइन ऑफ ए के सामने वाला एंगल थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ ये वाला बी के सामने वाला बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ ये सी है, उसके सामने वाला एंगल अल्फा। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये तीनों में से किसी दो को इक्वेट कर दो और जो भी आपका बचा है वो अननोन आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? दिस इज द लेमिन्स थ्योरम। आर यू गेटिंग? तो इसके लिए अभी ये डायग्राम जो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है इतना मत करना, इसको भी आप इतना ही रहने दो।
पहले ये पूरा होने दो, फिर लाइब्निज थ्योरम लिखेंगे, अभी लाइब्निज थ्योरम मत लिखो। नेक्स्ट हो गया। अभी कोई बॉडी अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो क्या करना है? लेट अस कंसीडर यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग दे दिया है छोटा सा, जहाँ पे बॉडी कनेक्टेड है, और ये जो नीचे का सरफेस है इस पर ये दो जो बॉल्स है, ये जो दो रोलर्स है, ये रेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। इसका नाम मान लीजिए ए है, दिस इज से बी एंड दिस इज से बॉडी नंबर सी। या फिर देने का जरूरत नहीं है, तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो गया। If you don't use the names, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये नहीं देखना, वो डायरेक्ट नंबर से ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हो गया। क्या करना है, इन तीनों बॉडी को थोड़ा सा दूर दूर कर देना है उसी लाइन ऑफ एक्शन में। अगर ये दो बॉडी ऐसे है तो ऐसे ही सेपरेट करना है, नहीं तो ये ऐसा है और ऐसा डिनोट कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसा है वैसा ही उसको थोड़ा सा दूर कर देना है एक दूसरे से। सो हियर ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। इज इट विजिबल? सुनना, बोलो अभी क्या क्या आएगा। तीनों का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अगर तीनों का मास सेम है तो तीनों का mg सेम होगा, और अगर अलग है तो अलग हो जाएगा। आर यू गेटिंग? उसके बाद बोलो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये नीचे किधर टच हो रहा है क्या? नहीं। सो हियर इट विल देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन। ये तो हो गया आपका, ये रफ कर सकते हो। हाँ तो बोलो यस, हियर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट अलग होगा, शायद इसका वेट अलग होगा, तो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन भी अलग आएगा। अगर सेम वेट है तो सेम आएगा। सो हियर कैन बी गिव इट एज R1, और इसको मैं R2 बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? R1 और R2 करेक्ट। इतना भी हो गया, और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है। ये देखो, ये स्ट्रिंग एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग से। अगर वो स्ट्रिंग भी गायब हो गया तो टेंशन तो रहेगा, स्ट्रिंग के वजह से जो टेंशन था वो टेंशन तो रहेगा ही। सो हियर ये सेंटर से अगर कनेक्ट किया होगा तो हियर इट विल बी इन द सेंटर। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो बॉडी कनेक्टेड है, इसका टेंशन इधर से रहेगा तो उसका टेंशन इस साइड से रहने वाला है, इन दिस फैशन। समझ में आ रहा है? और बॉडी से कैसा? अवे। उसके बाद ये हो गया टेंशन, और कुछ बाकी है? हाँ, यहाँ पे जहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे भी एक टच कर रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन होगा ये इन दोनों के लिए कॉमन होगा। जितना फोर्स ये इस पे डालने वाला है उतना ही रिएक्शन ये अप्लाई करेगा ऊपर वाले पे। समझ में आ रहा है? तो जहां पर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे रिएक्शन दोनों का कैसा होगा? कॉमन होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो हियर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एक ऐसा तो एक ऐसा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ऊपर वाले रोलर ने नीचे वाले पे क्रिएट किया,
नीचे वाले रोलर ने ऊपर वाले पे क्रिएट किया। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं R3, कैन आई? क्योंकि ये R1 हो गया या R2 हो गया, तो ये R3 रहेगा दोनों के लिए कॉमन। और ये R, समझ में आया? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। मतलब क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो सभी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रख के चलना। ठीक है, सेकेंड 40.4 पर फाइव। ओके, सो नाउ गिव द टाइटल लैमिस थ्योरम, और लैमिस थ्योरम देके सीधा ये लिख लो, ये फिगर और ये उसका इक्वेशन। हो गया? नीचे उसका स्टेटमेंट भी लिख लो। इट स्टेट्स दैट if a body is in equilibrium under the action of three coplanar concurrent forces, comma, each force is proportional to the sine of the angle between the other two. ठीक है? So should we stop over here कि एक एग्जांपल लेना है? एक लेना है, टेक डाउन। The 20 kg homogeneous smooth sphere rest on the two inclines as shown in figure, determine the contact forces at A and B. Determine the contact forces at A and B. Draw this figure. Okay?
क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो सर्कल है ये बना लिया एज इट इज, ये स्फीयर, ठीक है। उसके बाद ये सरफेस को ये रिएक्शन रहेगा इस तरीके से, बराबर है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 60 डिग्री, करेक्ट, वेरी गुड। ये हो गया आपका सेंटर, यहाँ से ये बन जाएगा आपका, इसका नाम दे देता हूँ मैं आरबी, चलेगा। और ये एंगल आपने ही बताया मुझे अभी 60 डिग्री, करेक्ट। इस सरफेस को, ये भी इंक्लाइंड वाला ही है, हॉरिजॉन्टल है क्या? ये दिया है उन्होंने 75 डिग्री इंक्लाइंड इस तरीके से, तो ये होगा इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। तो ये एंगल कैन यू टेल मी? ये 15, बराबर है। तो हियर इट इज लाइक दिस, एंगल बन गया आपका 15 डिग्री, और इसका नाम क्या हो गया? RA। उसके बाद उन्होंने वेट भी दिया है 20 kg होमोजीनियस स्फीयर बोला ना उन्होंने, तो केजी में वेट रख के चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? न्यूटन में। तो क्या करोगे? 9.81, तो बोलो कितना होता है वो? 196.2 न्यूटन। किलोग्राम का ही हम लोग न्यूटन में करते हैं, किसी को शायद कंफ्यूजन हो रहा है, कोई तो 10⁻³ बोला था मुझे पहले, मुझे सुनाई दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऐसा कुछ। किलोग्राम को ही हम लोग 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग को आंसर जो है वो न्यूटन में मिलता है, ठीक है। अगर ग्राम में दिया हो तो पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, फिर 9.81 से मल्टीप्लाई करो। शायद मेरे ख्याल से एक बैच का कोप्लानर फोर्स का प्रैक्टिकल हुआ था हमारा, उसमें मैंने बताया था, एक कोई तो बैच का हुआ था, बाकी के 5 बैच का भी बाकी। केजी को ही 9.81 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को क्या मिलता है? न्यूटन में, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद का पार्ट और इजी है, एक वर्टिकल डॉटेड बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिया इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या करना, 196.2 किधर जा रहा है? नीचे डाउनवर्ड, सो ले लिया उसको सीधा डाउनवर्ड नीचे, 196.2, ओके। ये किधर जा रहा है? इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर भेज दिया उसको, बराबर। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 15 है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 15 है, तो इसका मतलब ये एंगल 15 हो गया, बराबर है। लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए लैमिस थ्योरम में? ये वाला, याद है? तो ये वाला एंगल, ये टोटल कितना हो गया? कैन यू टेल मी? 105। कैसे? सिंपल, ये तो 90 होगा ना, तो 90 + 15 105, समझ में आया? उसके बाद ये फोर्स इधर जा रहा है 60 डिग्री के साथ, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाया है उसने एंगल, तो ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, मैं उसे उस क्वाड्रेंट में रवाना कर देता हूं इधर। इसका नाम क्या है भाई? आरबी। ये एंगल कितना है? 60, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इतना पूरा 150, बराबर है। तो अभी ये बचा हुआ कितना हो गया? पूरा कितना होता है? 360। 360 में से ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो, 225 बचता है। 360 में से 150 भी सब्सट्रैक्ट करो और 105 भी सब्सट्रैक्ट करो। 105 करेक्ट है ना? अरे गेटिंग, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है आपको देखो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आपको ये एंगल मिल गया, आपको ये भी मिल गया है। अगर आपको इतना चाहिए ये वाला, तो 360 में से ये पूरा सब्सट्रैक्ट करोगे ना, इतना एक ही मत सब्सट्रैक्ट करना कोई, ठीक है? आ गया? इसका नाम क्या है? आरए। तो बस अभी आपको पता है बाय लैमिस थ्योरम, बोलो आरए अपॉन साइन ऑफ, आरए अपॉन साइन ऑफ, वेरी गुड, इज इक्वल टू आरबी अपॉन साइन ऑफ 105 इज इक्वल टू 196.5, बराबर है ना? सॉरी, 0.2 साइन ऑफ
105। तो पहले ये दोनों इक्वेट कर दो, पहला और तीसरा आपको RA मिल जाएगा, फिर दूसरा और तीसरा इक्वेट कर दो, आपको RB मिल जाएगा। अभी वो कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। तीसरा यूनिट चालू हो गया हमारा। एंड फॉर दैट द आंसर इज RA इज इक्वल टू 101.56। फोर्स से तो न्यूटन में ही रहेगा वो भी। और RB इज इक्वल टू आता है 196.2 न्यूटन। 196.2 न्यूटन। चेक करो बराबर है क्या। और ये जो क्वेश्चन था ये पूछा था मई 2015 में 6 मार्क्स के लिए। क्या बहुत ज्यादा टफ था कि 6 मार्क के लिए? आई थिंक क्वेश्चन से छोटा आंसर है। ठीक।